नमस्कार, अपन उत्तराखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में आयोजित वेद विज्ञान महाकुंभ कार्यक्रम में शिरकत करी। 11 बजे कार्यक्रम स्थल पहुंचे उपराष्ट्रपति 12 बजे यहां से रवाना हुए। इस दौरान उपराष्ट्रपति ने मंच से यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को संबोधित भी किया। कार्यक्रम में उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोकसभा सांसद और यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति सत्यपाल सिंह भी शामिल हुए। मंच से संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने वेद और राष्ट्रवाद के क्षेत्र में गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी के महत्व का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कुछ भटके हुए लोग भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, उन सभी लोगों का पाचन ठीक करना होगा। उपराष्ट्रपति ये भी बोले कि कुछ लोगों को मातृभाषा में शिक्षा स्वीकार नहीं है, लेकिन अब वो दिन दूर नहीं जब सभी तरह की शिक्षाएं मातृभाषा में दी जाएंगी। इस महान देश में कुछ लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, वो भारत की प्रगति को पचा नहीं पा रहे हैं। आप उनकी पाचन शक्ति को ठीक कीजिए। वो हमारे ही हैं, भटके हुए हैं, हमारा कर्तव्य है। उन्हें मातृभाषा में समावेशी शिक्षा प्रणाली स्वीकार्य नहीं है। ये कैसी बात है? अब वो दिन दूर नहीं है, हर शिक्षा मातृभाषा में दी जाएगी। इस विश्वविद्यालय ने आज 3 दिवसीय वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ का आयोजन किया है और उसके लिए आज भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी स्वयं उपस्थित हुए अपनी विदुषी धर्म पत्नी के साथ। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और मेरा विश्वास है कि जो भावनाएं, जो विचार उन्होंने व्यक्त किए कि 2047 तक इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प है कि इस देश को हम विश्वगुरु बना करके रहेंगे, पूर्ण रूप से विकसित करेंगे, उसके लिए इस विश्वविद्यालय की एक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विज्ञान और संस्कृति महाकुंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत को साकार करने के लिए हमारी उत्तराखंड की डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और कठोर निर्णय भी लिए गए हैं। अभूतपूर्व था और पूरी दुनिया ने भारत की संस्कृति को, भारत के सामर्थ्य को नजदीक से देखा और पूरी दुनिया के अंदर जो आए हुए डेलीगेट्स थे वो भारत के ब्रांड एम्बेसडर बनकर भारत से वापस अपने देशों को गए हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने वर्ष 2022 में स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से पंच प्रण का मंत्र दिया था। उसमें से एक प्रण है कि हमें हमारी विरासत पर भी गर्व होना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज अभूतपूर्व रूप से भारत का सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है। हमारे जितने धार्मिक स्थान हैं उनका नवनिर्माण हो रहा है, उनका पुनर्निर्माण हो रहा है और आम लोगों में अपनी प्राचीन विरासत के प्रति एक गौरव का भाव भी आज उत्पन्न हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक उत्तराखंड की हमारी डबल इंजन की सरकार निरंतरता से काम कर रही है। जितना भी समय हमको मिला है, एक पल एक क्षण रुके बिना लगातार ये प्रयास है कि हम तेजी से उत्तराखंड को आगे ले जाएं, आप सबके सहयोग से। जैसा आप सब जानते हैं, बहुत सारे कार्य और महत्वपूर्ण और कठोर निर्णय हमने पिछले सालों में लिए हैं। जो आज से पहले, उत्तराखंड स्थापना से पहले जो निर्णय कभी नहीं लिए गए थे, उन निर्णयों को भी हमने लेने का प्रयास किया है, लेने का प्रयत्न किया है। हम उस दिशा में आगे बढ़े हैं। मुझे जब भी आप जैसे महानुभावों के बीच आने का अवसर मिलता है तो मैं हमेशा श्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के लिए अपने विकल्प रहित संकल्प को दोहराता हूं और आप सबसे भी अनुरोध करता हूं
कि निश्चित रूप से आप लोग इस हमारे विकल्प रहित संकल्प के लिए अपनी जो सहभागिता है, अपना आशीर्वाद है, अपना मार्गदर्शन है, अपना समर्थन है, निश्चित रूप से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने एक दिवसीय तय कार्यक्रम के तहत आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के सीमांत टनकपुर नगर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम टनकपुर से देहरादून के लिए परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई 42 सीटर वोल्वो बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मुख्यमंत्री इसी नई बस में सवार होकर द्वितीय पुस्तक मेले के आयोजन स्थल पर पहुंचे, जहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधि विधान से सीमांत क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे द्वितीय पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारियों की हड़ताल पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी है। साथ ही एस्मा भी लागू कर दिया है, जिस पर कांग्रेस ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाना सरकार का सबसे गलत फैसला है, क्योंकि सरकार के कर्मचारी उनकी रीढ़ की हड्डी होते हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी तो सरकार को अभिभावक के रूप में मानते हैं। कर्मचारियों से सरकार को बात करनी चाहिए थी। सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए था। मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि ये प्रदेश निश्चित रूप से हड़ताली प्रदेश नहीं बनना चाहिए और कर्मचारियों को भी एक मिसाल पेश करनी चाहिए ताकि हड़ताल की नौबत ही ना आए। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन बातें करती है जिसमें कोई मुद्दा ही नहीं हो। लेकिन जो एस्मा प्रदेश में लगाया गया वो इसलिए लगाया गया है कि दरअसल जो 3.5 लाख करोड़ के MOU करार हुए हैं उन्हें धरातल पर उतारने के लिए सरकारी तंत्र की मदद चाहिए होगी और अभी बच्चों के एग्जाम भी होने वाले हैं। अगर ऐसे में कर्मचारी हड़ताल पर या विरोध प्रदर्शन करेंगे तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस इस समय प्रदेश में मुद्दा विहीन हो चुकी है और वो इस तरह की बचकानी बातें करती है। कर्मचारियों की हड़ताल में पाबंदी लगाना इस सरकार की सबसे बड़ी कमजोरी है। कर्मचारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है, पार्ट एंड पार्सल है। कर्मचारियों से बात करनी चाहिए और सरकार तो गार्जियन के रूप में काम करती है। सरकार को कर्मचारियों की समस्या का समाधान भी करना चाहिए, उनसे बात भी करनी चाहिए। हालांकि ये प्रदेश निश्चित रूप से हड़ताली प्रदेश नहीं बनना चाहिए और कर्मचारियों को भी एक उदाहरण पेश करना चाहिए कि किस तरीके की कभी हड़ताल वाली स्थिति न बने। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर हम कर्मचारियों की समस्या का समाधान करेंगे, सरकार उनकी तरफ देखेगी, उनकी बात को समझने का प्रयास करेगी, उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करेगी, तो मैं समझता हूँ हड़ताल की स्थिति नहीं आएगी। और सरकार को इस तरह के कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, क्योंकि कर्मचारी भी उन्हीं के अपने हैं। क्योंकि परिवार के मुखिया होने के नाते सरकार या मुख्यमंत्री को या देखिए, कांग्रेस एकदम मुद्दा विहीन बातें करती है जिसमें कोई भी मुद्दे ना हो। और जहां तक एस्मा की बात है तो एस्मा लागू इसलिए भी किया गया है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि विगत दिनों अभी इन्वेस्टर समिट हुई थी। इन्वेस्टर समिट के बाद सभी योजनाओं को जितने MOU, जितने करोड़ों रुपए के साइन हुए हैं, 350 करोड़ से ऊपर के जो MOU साइन हुए हैं, उनको धरातल पर उतारने के लिए सभी सरकारी तंत्र की मदद चाहिए होगी, क्योंकि उससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, हमारे उत्तराखंड का विकास होगा। और इन दिनों देखा जाए तो बच्चों के एग्जामिनेशंस भी हैं। अगर इस तरह से सरकारी तंत्र हड़ताल पर या कोई आंदोलन पर जाते हैं तो उनके एग्जाम्स पर भी अफेक्ट पड़ता है।
और इन्वेस्टर समिट के बाद भी अगर आप देखें तो रोजगार उत्तराखंड में बहुत आवश्यक है, पलायन को भी रोकेगा और आगे उत्तराखंड जिस तरीके से वादा किया गया था हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो आने वाले दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए जो भी योजनाएं और यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। तो वहीं कैबिनेट की ब्रीफिंग मुख्य सचिव एस संधू ने की। आपको बता दें कि बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं, जिनमें यूसीसी को लेकर चल रहे कार्यों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। तो वहीं कर्मचारियों के बीमा या बचत योजना में संशोधन भी किया गया। श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर समिति है, इनमें जो भी भर्ती करती है ये समिति ही करती है और वही वेतन देती है। और लेकिन इनकी अभी तक कोई नियमावली नहीं थी कि कैसे भर्ती करना है। तो ये दो नियमावलियां हैं, एक इनके जो कार्मिकों के लिए और एक बाकी जो धार्मिक व्यक्ति होते हैं उन सभी के लिए आज पहली बार कैबिनेट ने इन दोनों की दो नियमावली स्वीकृत की। अगला मत औद्योगिक विकास का है। ये एक जानकारी में भी होगा कि उद्योगपतियों की काफ़ी डिमांड थी कि उनको अगर सीधा नक्शा पास करता है तो आसानी से हो जाता है, अगर एमडीडीए या कोई और डेवलपमेंट अथॉरिटी से कराना पड़ता है उनके बाई लॉज अलग हैं, उनके चार्जेस अलग हैं और काफ़ी कठिनाई आ रही थी उनको पास कराने में। और काफ़ी समय से डिमांड थी कि सीडा का कार्य काफ़ी सरल है तो वहाँ कर दिया जाए। आज कैबिनेट में ये निर्णय हुआ कि समस्त राज्य में जितने भी औद्योगिक भवनों का 2024-25 के आम बजट को लेकर उत्तराखंड सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश सरकार ने आम लोगों से बजट बनाने के लिए सुझाव मांगा है। आपको बता दें कि आम लोग 10 जनवरी तक सरकार को अपना सुझाव भेज सकते हैं। ईमेल, वेबसाइट और व्हाट्सएप के जरिए सरकार को सुझाव दिए जा सकते हैं। आम लोगों के सुझाव के आधार पर प्रदेश सरकार साल 2024-25 के बजट को बनाना चाहती है, ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके। अभी आने वाले समय में बजट सत्र प्रारंभ होने वाला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने एक अच्छा प्रयास किया है और हर बार वो बजट सत्र से पूर्व आम जनमानस की राय लेते हैं। वो ईमेल के द्वारा हो, एसएमएस के द्वारा है, व्हाट्सएप के द्वारा है, और जो फ्री टोल नंबर है उसके माध्यम से है। उन्होंने प्रदेश के सभी युवाओं से, बुजुर्गों से, महिलाओं से, कारोबारियों से, दुकानदारों से ये निवेदन किया है कि बजट सत्र प्रारंभ हो रहा है, उससे पूर्व आप लोग कोई सुझाव देना चाहते हैं जिससे हम उस बजट को लोक लुभावना बना सकें, जनता के लिए समर्पित कर सकें। भारतीय जनता पार्टी का जो जनता के प्रति जो गारंटी है, जो जनता के प्रति जो भाव है, वो तो हमेशा बजट में व्यक्त होता ही है, लेकिन आम जनमानस की राय उसमें आ जाए। सब लोग अपनी अपनी राय दें कि बजट कैसा होना चाहिए, छात्र युवा क्या चाहते हैं, महिलाएं और बुजुर्ग क्या चाहते हैं, बेरोजगार नौजवान क्या चाहते हैं, व्यापारी वर्ग क्या चाहता है। इन सभी के मद्देनज़र मुख्यमंत्री धामी जी ने एक प्रयास किया है और सभी लोगों के जो सुझाव आएंगे उनको संकलित करके बजट। और लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। आपको बता दें कि बीजेपी हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे वो युवा वर्ग हो, किसान मोर्चा हो, सिख समुदाय हो या अल्पसंख्यक। हर किसी से सीएम समेत नेता और सांसद मिल रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी ने कुछ सम्मेलन और कार्यक्रम भी तय किए हैं। सम्मेलनों को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 24 दिसंबर को देहरादून में युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर विशाल पदयात्रा देहरादून में निकालने जा रही है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि हर विधानसभा में बीजेपी समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन में शामिल होंगे। अभी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहेंगे। एक तो 24 तारीख को देहरादून के अंदर हमारा युवा मोर्चा अनेकों सामाजिक संगठन दल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मोदी है ना इसके
अंतर्गत एक विशाल पद यात्रा हम देहरादून में निकालने वाले हैं। इसके साथ साथ आगामी दिनों के अंदर युवा मोर्चे को भी हमने कुछ कार्यक्रम दिए हैं, जिसमें भाजपा समर्थक युवा मतदाता सम्मेलन हम लोग करने वाले हैं। हर विधानसभा में कार्यक्रम होंगे। हमारी जो बूथ की टोली है, 11 लोगों की हम प्रति बूथ बनाई है, उनके सम्मेलन भी 1 से 10 के बनते हम लोग जनवरी के माह में करेंगे। अभी राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक 22-23 को होने वाली है। इनको कार्यक्रम केंद्र द्वारा भी तय होंगे, खासतौर पर चुनाव की दृष्टि से ही कार्यक्रम तय होंगे। तो आगामी दिनों में जो भी कार्यक्रम आपके समूह रखेंगे। इस जनवरी माह में अनेक लोग भाजपा की सदस्यता लेना चाहते हैं, जिसका श्री गणेश समाज तीसरे चरण के रूप में कर रहे हैं। और इसके बाद राजधानी से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक लोकसभा की सूची बनी है, तो लोकसभा स्तर पर भी दूसरे दलों के अनेकों प्रभावशाली लोग भारतीय जनता पार्टी जुड़ेंगे, अनेकों प्रधान जुड़ेंगे, अनेकों जिला सदस्य जुड़ेंगे। तो एक जनप्रतिनिधि जोड़ो अभियान इस रूप में भी हम लोगों ने अपने कार्य। उधर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत आज विकासनगर के डाक पत्थर डिग्री कॉलेज में तकरीबन 7.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास और टेक्निकल लैब के भूमि पूजन कार्यक्रम में वो पहुंचे शिरकत करने के लिए। दरअसल डाक पत्थर डिग्री कॉलेज को सरकार एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित करने जा रही है, जिसके तहत 7.25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले छात्रावास और IT लैब के साथ बच्चों को पूरा कंप्यूटराइज्ड सिस्टम मुहैया कराया जाएगा। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने रिसर्च करने वाले बच्चों को मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 3 से 5 हजार रुपए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। देश के प्रधानमंत्री जी का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, अपने विधायक जी का, सांसद जी का और यहाँ के सभी बच्चों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि डाक पत्थर कॉलेज को हम एक मॉडल कॉलेज के रूप में विकसित कर रहे हैं। लगभग 7.25 करोड़ रुपए हमने भी दिए हैं। यहाँ पे एक IT लैब बनने जा रही है, बच्चों के लिए हॉस्टल बनने जा रहा है और बच्चों के IT लैब के साथ पूरा कंप्यूटर सिस्टम हम उनको देना चाह रहे हैं, ताकि बच्चे जो है NEP 2020 में जो भारत सरकार के मानक हैं, उन मानकों को पूरा कर सकें। जहाँ तक डाक पत्थर कॉलेज की बात है, तो इस कॉलेज को हम भविष्य में एक पूरे ज़िले का एक फीडिंग कॉलेज भी बनाना चाह रहे हैं, ताकि यहाँ पे जो है जो लड़के MSc करेंगे, जो लड़के रिसर्च करेंगे, उनके लिए यहाँ पे छात्रावास भी हो सके और हर प्रकार की सुविधाएं भी हो सके। एक हमने अभी ये किया है कि 25% अब प्राचार्य जो है लोक सेवा आयोग से भरे जाएंगे, ताकि जो है हम पे अच्छे लोग आ सकें। दूसरा हमने क्या है कि उत्तराखंड में जितने बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं या जो बच्चे टॉपर हैं, उनको 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये मासिक जो है हम मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना की तरफ से बच्चों को छात्रवृत्ति योजना के तहत देना चाह रहे हैं। जो बच्चे भी टॉप करेंगे या जो बच्चे रिसर्च करेंगे, उनको 15 लाख रुपए तक का सहयोग जो है राज्य सरकार करने जा रही है। ये देश का पहला राज्य है जो कि बच्चों को ओरिएंटेशन से लेके और PhD तक की सारी सुविधाएं जो है कॉलेज में कराना चाह रहे हैं। जहां तक मास कम्युनिकेशन की बात है, तो मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे 10 बच्चे उस सब्जेक्ट में पढ़ने के लिए हो जाएंगे, तो हम निश्चित रूप से सब्जेक्ट। उत्तराखंड के रानीखेत में SSB सीमांत मुख्यालय रानीखेत में सशस्त्र सीमा बल का स्थापना दिवस समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। तो वहीं समारोह में मुख्य अतिथि बल के महानिरीक्षक अमित कुमार को गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया और महानिरीक्षक द्वारा गार्ड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान महानिरीक्षक द्वारा बल के अधिकारियों, जवानों और उनके परिजनों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी गई और खेलकूद प्रतियोगिता भी आयोजित हुई। आज बल का खाली स्थापना दिवस ही नहीं बल्कि 60वां दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं, हीरक जयंती है। तो ये सभी बल के सदस्यों के लिए बहुत गर्व की बात है। जो परंपरा रही है उसके तहत सुबह में जो है बाकायदा जो सेरेमोनियल फंक्शन होता है, उसके तहत जो भी हमारे कर्मी हैं जिनको कि महानिदेशक द्वारा गोल्डन डेस्क और सिल्वर डेस्क दी गई है, उससे सम्मानित किया गया है। उनको हम लोगों ने जो है सम्मानित किया। यहाँ खुद प्रतियोगिता का हम लोगों ने आयोजन किया, जिसमें हमारे ही अपने ऑफिसर्स, सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स और जो ORs हैं उन्होंने जो है प्रतिभाग किया। और उसके बाद पूरा ही नेपाल का ही क्षेत्र है जो भी हम यहाँ पे डिप्लॉयड हैं, जो रानीखेत फ्रंटियर देख रहा है, तो उसके तहत जो है
जो नॉर्मल पेट्रोलिंग और नाका की ड्यूटीज़ होती हैं वो हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया है कि जो हमारा आसूचना का तंत्र है वो मजबूत हो। जो भी क्राइम्स होते हैं उसके बारे में पहले से हम लोग जो है इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाएँ और बेहतर कार्य कर सकें। उसमें हमें तो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल है, उसमें कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे बॉडी वोर्न कैमराज हैं, तो वो सभी के लिए अच्छा है, कुछ इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए भी और हमारे अपने ट्रूप्स के प्रोटेक्शन के लिए भी है कि कहीं कोई भी इस तरह की चीज़ हुई हो, कोई गलत इल्ज़ाम लगाए तो उसका प्रूफ हमारे पास रहता है। और उसके अलावा जो है ज़रूरत के मुताबिक जहाँ पे भी जिस तरह के इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है उसकी हम डिमांड दे रहे हैं। अगर समय रहती ज़रूरत पड़ेगी हमें इस तरह का रिक्वायरमेंट हमारे विभाग में होगा तो ड्रोन का भी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।